डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एरुडाइट एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आप सबका प्रभात सर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 यानी द्विघात समीकरण भाग 3। पिछले दो भागों में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को समझा और उसको समाधान करने के उपायों को समझा, यानी हमने उसके मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन को समझा। आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का गठन कैसे किया जाए और उसका समाधान कैसे किया जाए। साथ ही सीखेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स। इसीलिए आज का ये वीडियो पिछले दो वीडियो से तनिक ज़्यादा लंबा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाए जाएंगे। इसीलिए बच्चों, आप सभी को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा ताकि बीच में कोई कंसेप्ट ना छूट जाए। इसके साथ ही आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द्विघात समीकरण का गठन एवं समाधान। दैट मीन्स फ्रेमिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेसन। तो यहाँ द्विघात समीकरण का गठन करने से पहले हमें द्विघात समीकरण के गठन से संबंधित कुछ कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। यहाँ मैं कुछ कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। जैसे कि यहाँ द्विघात समीकरण गठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी सम यूजफुल कंसेप्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है वो कंसेप्ट्स, आइए चलते डिस्कस करते हैं। पहला है, यदि x एक पूर्णांक संख्या है तो दो क्रमिक पूर्णांक संख्या होंगे x एवं x प्लस 1। इफ x is an integer then the two consecutive integers will be x and x plus 1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x, यहाँ पर कभी प्रश्न हो रहेगा कि दो क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल इतना है तो समीकरण गठन करना है आपको, ठीक है। तो कैसे किया जाए, तो हमें पहली संख्या को x मानना होगा, तो दूसरी कंसेक्यूटिव पूर्णांक संख्या हो जाएगी x प्लस 1। तो इस प्रकार से हम लोग मान के समीकरण का गठन कर सकते हैं। तो इन सभी कंसेप्ट के एग्जाम्पल्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब दूसरे वाली पर चलते हैं। यदि x एक सम या विषम संख्या है, यानी सम मतलब इवन नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, तो दो क्रमिक सम या विषम संख्या होंगे x एवं x प्लस 2। देखिए पहले क्या था, पूर्णांक इंटीजर्स थे, तो x और x प्लस 1 था। अभी सम संख्या है, सम मतलब द नंबर, जिस संख्या को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। और विषम मतलब जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। तो जो भी हो, ये कंसेप्ट है आपको कि कैसे करना होगा। पहली संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या को मानना होगा x प्लस 2। If x is an even or odd number, then the two consecutive even or odd number will be x and x plus 2। ठीक है। अब आगे फिर थर्ड एग्जाम्पल्स की तरफ। यदि दो राशियों का अनुपात, ध्यान मेरे बच्चों, यदि दो राशियों का अनुपात a/b हो तो वे राशियां होंगे ax एवं bx। कहने का मतलब ये हुआ, अगर दो राशियों को दिया गया है, आपको अनुपात के रूप में दिया गया है, तो हम पहली राशि को ax मानेंगे और दूसरी राशि को bx मानेंगे। इफ द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज बी a/b, then quantities are ax and bx where x is a common multiple, जहाँ की x एक गुणांक है। ये ध्यान में रहे आप लोगों को। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अनुपात में दिए गए होते हैं, आप पहली राशि को a मान लेते हो और दूसरी राशि को b मान लेते हो। ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब ये हो कि पहली राशि को आप a नहीं मान सकते हैं, दूसरी राशि को b नहीं मान सकते हैं, जब तक कि आपका कॉमन मल्टीपल यानी गुणांक जो है वो 1 ना हो। तो इसीलिए हमें ax और bx मानना पड़ेगा, ठीक है। अब चौथे पॉइंट, यानी यदि किसी आयत की लंबाई x एवं चौड़ाई y हो तो इसकी परिसीमा होगी 2 × x प्लस y। ध्यान में रहे, यदि किसी आयत की लंबाई x एवं चौड़ाई y हो तो इसकी परिसीमा होगा 2 × x प्लस y एवं क्षेत्रफल होगा xy। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर x and y, then its perimeter will be 2 × x plus y and area will be x into y, and
और इसमें साथ ही आपको एक चीज़ और मैं जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ विकर्ण, विकर्ण जिसे हम लोग कहते हैं डायगोनल, इंग्लिश में डायगोनल हो जाएंगे इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ध्यान में रहे, विकर्ण यानी डायगोनल हो जाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर, यदि किसी वर्ग की भुजा यानी स्क्वायर की भुजा x हो तो इसकी परिसीमा कितनी होगी, 4x एवं क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर। ठीक है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज x देन इट्स पेरीमीटर विल बी 4x एंड एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका भी विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू एक्स। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यदि x एक संख्या हो तो इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होगा 1/x, यानी इफ x इज ए नंबर देन इट्स रेसिप्रोकल विल बी 1/x। यदि कोई काम x दिन में पूरा होता है तो एक दिन का काम होगा 1/x हिस्सा, यानी इफ अ वर्क इज डन इन x डेज देन द वर्क डन इन 1 डे इज 1/x पार्ट ऑफ होल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8th नंबर पर, यदि किसी पहिए की परिधि x मीटर है, यदि किसी पहिए की परिधि x मीटर है और यह पहिया y मीटर दूरी तय करती है तो वह पहिया कितना बार घूमेगा, y/x। ध्यान में रहे, हमें यहाँ ये समझना होगा कि अगर कोई भी पहिया एक बार पूरा घूमता है तो वह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, यानी if a wheel completes one rotation then it will cover the distance which is equal to its circumference। ठीक है, if the circumference of a wheel be x meter and the wheel covers a distance of y meter then the wheel rotate y/x times। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप लोगों को भलीभांति ज्ञात होना चाहिए, ये पाइथागोरस का थ्योरम है जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका भी यूटिलाइज होता है बार बार यहाँ समीकरण गठन करने के लिए, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा, कई बार इससे भी प्रश्न पूछा गया है। 10वां, यदि a/b उचित भिन्न हो यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इसका व्युत्क्रम होगा b/a। इसका मतलब ये हुआ इफ a/b इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन देन इट्स रेसिप्रोकल विल बी b/a एंड b/a इज ग्रेटर देन a/b। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे कि 1/2, 2/3, 7/9 इस प्रकार से। 11, यदि स्थिर जल में नौका या स्टीमर या कुछ भी हो, नौका स्टीमर जहाज जो भी हो का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव का वेग हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। बच्चों यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि दो चल राशि देख रहे हैं x और y, लेकिन द्विघात समीकरण में चल राशि एक ही होते हैं, इसीलिए आपको यह समझना होगा इनमें आपको प्रश्न जब दिए जाएंगे तो इनमें से कोई एक चल राशि का मान पहले से ही प्रश्न में दिया जाएगा, तो आप उसका मान यहाँ बैठा देंगे तो एक ही केवल चल राशि आपको अज्ञात मिलेंगे। इन दोनों में से कोई एक राशि अज्ञात राशि होगी प्रश्न में। और इस धारा की दिशा में कहने का मतलब है डाउन स्ट्रीम यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर करेंट, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम। If the speed of a boat in still water is x kilometer per hour and the speed of current or water stream is y kilometer per hour, then speed of boat downstream is equal to x plus y किलोमीटर पर आवर होगा और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम मतलब हो गया x माइनस y किलोमीटर पर आवर। किसी दो अंकों की संख्या का इकाई अंक, किसी दो अंकों की संख्या का इकाई अंक y हो और दहाई अंक x हो तो अभिष्ट संख्या होगी 10x प्लस y और अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या मिलेगी 10y प्लस x।
यहाँ पर भी दो चल राशि का उपयोग किया गया है, क्योंकि एक चल राशि आपको ज्ञात मिलेगी, आपको एक ये दोनों चल राशि के बीच में आपको संबंध जरूर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है, कहने का मतलब ये हुआ अगर दहाई अंक अगर x है तो इकाई अंक हो जाएगा उसका 2 गुना यानी 2x। तो हमें ये समझना होगा अगर इकाई अंक y और दहाई अंक x है तो इन दोनों के बीच में भी संबंध दिया हुआ रहेगा प्रश्न में। तो आपको उस संबंध को ढूंढना होगा, उस क्लू को ढूंढना होगा, उसी अनुसार आपको समीकरण का गठन करना होगा। इन ए 2 डिजिट नंबर इफ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू y and 10th digit is equal to x, then the number is 10x plus y. Now if digits are interchanged, then the new number will be equal to 10y plus x. यानी अगर डिजिट को इंटरचेंज किया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है, दैट इज द प्लेस ऑफ द डिजिट विल बी चेंज्ड and in that case the new number formed will be 10y plus x. In the question there will be a clue which will state about the relationship between y and x. And accordingly you have to frame the equation. बच्चों अभी हम लोगों ने समीकरण गठन के कॉन्सेप्ट को समझा है, तो यहाँ एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से समीकरण गठन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आप लोगों को। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक से ही होंगे और कुछ पाठ्य पुस्तक यानी कुछ प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक के बाहर भी होंगे। तो यहाँ देखिए एक पहला प्रश्न अब आते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 समीकरण में a के किस मान के लिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द इक्वेशन a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहाँ पूछा गया कि a को कौन सा वैल्यू होना चाहिए ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो गिवन इक्वेशन देख रहे हैं हम a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। दिस इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0, यानी x² का गुणांक 0 हो जाए तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि x² का गुणांक क्या है, a माइनस 2 x² का गुणांक है। तो यहाँ दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी इक्वल टू 0, so that means a is equal to 0. So for a is equal to 2 the equation will not be a quadratic equation, यानी a बराबर 2 होने पर प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है द्विघात समीकरण गठन करें, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, केवल हम लोग इक्वेशन को गठन कैसे करेंगे हम यहाँ देखेंगे। सॉल्व करना इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 132 है, तो संख्या आपको समीकरण आपको गठन करना है। प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 132 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। सो लेट अस कंसीडर, माना कि दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या x एवं x प्लस 1 है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हो सकती है, यहाँ पर अखंड संख्या हो सकती है, या यहाँ पर पूर्णांक संख्या हो सकती है। तीनों केस में ही आपको ऐसा ही आपको गठन करना है, x और x प्लस 1 ही मानना है। हियर यू मे बी गिवन टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स और टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। You have to consider the first one as x and second one as x plus 1 because they are increasing by 1. According to question, प्रश्न अनुसार x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 132, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया दोनों का गुणनफल 132 है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समीकरण इसको हल करते हुए समीकरण गठन करेंगे। आप देख रहे हैं यह समीकरण x² प्लस x माइनस 132 इज इक्वल टू 0 मिला है हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। यहाँ दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। देख लीजिए, आपको लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है। तो यहाँ मैंने साइड में बॉक्स में भी दिया है कुछ एक ऐसा नंबर, ये दर्शाता है कि आपके टेक्स्ट बुक में ये कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है। तो इससे आपको मदद मिलेगी आपके टेक्स्ट बुक में कैसे कहाँ पर ये प्रश्न मिलेगा आपको, यहाँ आप देख सकते हैं।
तो उसके लंबाई की चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 3 मीटर मोर देन द ब्रेथ। तो हियर यू आर गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। माना कि लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि कौन सी राशि किस पर निर्भर कर रही है। यह लंबाई और चौड़ाई है, दो क्वांटिटीज है आपको, लंबाई एंड चौड़ाई। तो यहाँ कहा गया है कि उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। कहने का मतलब वो लंबाई निर्भर कर रहा है चौड़ाई के ऊपर में, लंबाई निर्भर कर रहा है चौड़ाई के, दैट इज द लेंथ इज डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेथ। इफ यू कंसीडर ब्रेथ एज x, अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो उसी हिसाब से इसका लंबाई हो जाएगा x प्लस 3। इफ यू कंसीडर ब्रेथ एज x मीटर, then accordingly the length will be equal to x plus 3. Remember that, because the length is 3 meter more than the breadth, यानी लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। तो then according to question विकर्ण is equal to लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, that is diagonal is equal to under root l square plus b square. So 15 is equal to under root x plus 3 whole square plus x square। और इस तरह से हम लोग इस समीकरण को हल करते हुए 15 स्क्वायर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से समीकरण को एक्स प्लस, ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, इसको राइट हैंड साइड में ले गए और हम इसको समाधान करते ही चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम फार्मूला में ब्रेकअप करेंगे और ये इस तरह से टूटेगा। तो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक्स स्क्वायर इज टू 225। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण मिलता है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0 implies to x square plus 3x minus 108 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। पुनः हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, ये माध्यमिक परीक्षा 2020 में, यानी इसी बार माध्यमिक परीक्षा में ये प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है, माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो आपको समीकरण गठन करना है। हम यहाँ बच्चों, यहाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ केवल हम गठन कर रहे हैं समीकरण का, अभी समाधान नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन को समझकर समीकरण गठन करना सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट होता है। तो आप जो भी इक्वेशन फ्रेम करेंगे वो आपके कंसेप्ट पर डिपेंड करेगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका इक्वेशन सही नहीं आएगा। तो माना कि लेटस द फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर में रहने पर हम लोग पहली संख्या, अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरी संख्या को हम लोग x प्लस 2 मानते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर विल बी x प्लस 2। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया, गुणनफल कितना दिया, 143 है। तो सिंपल सी बात है, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 143। और इस प्रकार से हम समीकरण गठन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन है, नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगता है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का 5 है। आप लोग देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 का 5। तो इसमें ये प्रश्न दिया गया है जिसमें इक्वेशन का गठन करना, समीकरण गठन करना है। If the speed of water stream is 2 km per hour, then it takes 10 hours to Ratan to cover 21 km downstream and to return to the same place. तो इक्वेशन कैसे फ्रेम किया जाए? तो let us the speed of the boat in still water be x km per hour, यानी स्थिर जल में नाव का वेग कितना है, x km per hour है। तो नदी के धारा का वेग कितना दिया गया है? नदी के धारा की स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इज गिवन 2 km per hour। तो धारा के अनुकूल नाव का वेग कितना हो जाएगा, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल नाव का वेग, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम विल बी इक्वल टू x प्लस 2 किलोमीटर एंड धारा के प्रतिकूल नाव का वेग यानी अप स्ट्रीम में उसका स्पीड हो जाएगा x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।
तो 21 किलोमीटर जाने और वापस आने में टोटल समय कितना लगेगा। सो टाइम फॉर्मूला जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ आपका डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। तो ये जब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसका स्पीड हो जाएगा x+2। तो डाउन स्ट्रीम जाने में उसको टाइम लग रहा है 21/x+2 और अप स्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध, धारा के प्रतिकूल जाने में उसको टाइम लग रहा है 21/x-2 आवर्स। तो टोटल टाइम हो जाएगा 21/x+2 प्लस 21/x-2। ये टोटल आपका टाइम हो जाएगा। तो टाइम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कि टोटल टाइम 10 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं 21/x+2 प्लस 21/x-2 इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको, ये इक्वेशन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। पर समीकरण को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये समीकरण कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा 5x² माइनस 21x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग फिर देखेंगे। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाएं के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। यहाँ क्लू है, ये क्वेश्चन का क्लू है, याद रहे। ठीक है, और ये एक क्लू है। तो क्वेश्चन के क्लू को समझना होगा आप लोगों को। ये आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 का 7 में मिलेगा आपको ये प्रश्न। तो माना कि दाहाई अंक, लेट अस कंसीडर द 10th डिजिट इज इक्वल टू x। यहाँ बोला गया है कि 10th डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इज मोर देन 10th डिजिट बाय 6। यानी 10th डिजिट में अगर x होगा तो यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा, 10th डिजिट से 6 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट इज डिपेंडिंग अपॉन द 10th डिजिट, यानी इकाई का अंक दाहाई के अंक के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए हम पहले दाहाई का अंक को मानेंगे। माना कि दाहाई का अंक इज इक्वल टू x। ऐसा नहीं कि पहले आप दाहाई अंक को ही x मानेंगे, इकाई अंक को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। समीकरण को गठन करने के लिए जिस विधि से सुविधा हो हम उस विधि का चयन करते हैं। तो माना कि दाहाई अंक, लेट अस द 10th डिजिट इज इक्वल टू x, देन द यूनिट डिजिट, इकाई अंक का मतलब हो गया यूनिट डिजिट हो जाएगा x+6। तो अभिष्ट संख्या, देयरफॉर द नंबर इज व्हाट, 10th डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 और उसमें यूनिट डिजिट को जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर में आप देख लीजिए जो 10th डिजिट में होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिए तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कि 25, यहाँ ये क्या है, यूनिट डिजिट है, यूनिट है, और ये टेंस, यानी ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। तो हम क्या करेंगे, दाएं अंक यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस 25 को हम लिख सकते हैं 10 × 2 + 5, यानी जो दहाई अंक है उसको 10 से गुना कीजिए, उसमें यूनिट डिजिट में जोड़ दीजिए तो आपको यही मिलेगा। तो वही किया गया हमने यहाँ पर, वही किया है कि यहाँ पर 10th डिजिट यानी x को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें यूनिट डिजिट जोड़ दिया गया, तो हमें ये इस प्रकार का नंबर मिलेगा। अब फिर सेकंड हिंट में दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। सेकंड हिंट है आपको, यहाँ से इक्वेशन फ्रेम होगा। दोनों अंकों का गुणनफल यानी यूनिट डिजिट और 10th डिजिट का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या होगा, ओरिजिनल नंबर से 12 कम है। दैट इज x × x+6, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स। x+6 is unit digit and this is 10th digit. 10th digit into unit digit is equal to ओरिजिनल नंबर में से कितना कम है, 12 कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो इक्वेशन फ्रेम, इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें अल्टीमेटली ये इक्वेशन मिलेगा x² - 5x + 6। यहाँ आप स्टेप देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ आप स्टेप एक बाय एक 1 बाय 1 स्टेप देखिए किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया हुआ है और हमें अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। k के किस मान हेतु 7x² + kx - 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके टेक्स्ट बुक में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 7x² + kx - 3 विल बी 2/3। सो ये आपके टेक्स्ट बुक में 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन।
तो यहाँ गिवन इक्वेशन हमको मिला है 7x² प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कहा गया है कि एक मूल 2/3 है यानी वन ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2/3, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, ये समीकरण को सिद्ध करेगा। तो हम कैसे सिद्ध करेगा, कहने का मतलब हुआ जहाँ x है उसके बदले में 2/3 पुट अप करेंगे समीकरण में ही। समीकरण में x का मान को 2/3 रखेंगे तो इस प्रकार से हमें ये समीकरण मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा k इज इक्वल टू -1/6, k इज इक्वल टू -1/6 हमें मिलेगा ये आपको। तो इस प्रकार से k का मान 1/6 होने पर क्या होगा, ये इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 होगा। हम लोग अब समाधान करना सीखेंगे, समीकरण का कैसे समाधान किया जाए, सॉल्व करना है। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो उसे सॉल्व करना है। तो हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या 3 विधियां सीखी थी, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और श्रीधर आचार्य फार्मूला। तो हम आज इस एक ही प्रश्न को तीनों विधि से हल करके देखेंगे कैसे किया जाए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में विधि का मेंशन किया जाए, माने विधि दैट इज यू आर गिवन टू सॉल्व द इक्वेशन विथ अ पर्टिकुलर मेथड, देन यू हैव टू अडॉप्ट दैट मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से हल करो, तो आपको श्रीधर आचार्य का सूत्र ही लगाना होगा। वहां पर आप फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया उसी मेथड का ही यूज करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कौन से मेथड से हल करना है, अगर ऐसा कोई मेंशन उल्लेख नहीं किया गया हो तो आप कोई भी मेथड से हल कर सकते हैं। सो यहाँ एक क्वेश्चन है x - 7 × x - 9 इज इक्वल टू 195। तो यहाँ ये तो नहीं कहा गया कि कौन सा विधि से हल करना है, तो हम एक एक करके तीनों विधि से हल करना है। लेकिन आपको कोई एक विधि ही करना है परीक्षा में, आपको तीनों विधि नहीं करना है, कोई एक विधि करना है। लेकिन आपको मैं उदाहरण के तौर पर तीनों विधि सिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। तो x² माने इस दिए गए समीकरण को पहले हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे इस प्रकार से। इसको हल करते हुए यहाँ से हम लोग इस प्रकार से हमें मिलेगा ये समीकरण x² - 16x - 132 इज इक्वल टू 0। ये इस द्विघात समीकरण रूप में आ गया। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x² - 16x - 132 को फैक्टराइज करेंगे x इस प्रकार से 16 को फैक्टराइज x² - 22x प्लस 6x - 132 इज इक्वल टू 0 आएगा। और इस प्रकार से फैक्टराइज करने पर x - 22 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। या तो आइदर x - 22 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 22, अथवा और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -6। सो अल्टीमेटली वी गेट x इज इक्वल टू -6 20 और 22। सो ये x का समाधान हो गया। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब हम चलते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी पूर्ण वर्ग में व्यक्त करके इस विधि से हम लोग करते हैं। x² - 16x - 132 ये समीकरण में पहले मिल चुका है। तो इसे हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। कैसे, x² - 16x को लिखेंगे 2 × x × 8, 2 × x × 8 प्लस 8 स्क्वायर लिख देंगे। ये अतिरिक्त पद है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए उसी जितना एक्स्ट्रा जोड़ा गया उतना ही उसका माइनस कर देंगे, यानी प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और -132 पहले से ही प्रश्न में ही। तो अब हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये एक फॉर्मूला में आ चुका है। कैसे, x² - 2 × x प्लस 8 स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला में आ गया x - 8 का होल स्क्वायर। और यहाँ 8 स्क्वायर मतलब -60, -8 स्क्वायर मतलब -64 - 132 इज इक्वल टू 0। इस जगह पर है x - 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब -64 - 132 जोड़ने पर -196 मिलता है। तो ये आ गया। अब x - 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 मिला हमें। अब x - 8 इज इक्वल टू √196, तो जिसका वर्गमूल होता है +-14। तो आइदर या तो x - 8 इज इक्वल टू +14 अथवा x इज इक्वल टू 22, और यानी अथवा x - 8 इज इक्वल टू -14। एक बार +14 लेना है, एक बार -14 लेना है। तो उसी प्रकार से हमें x का मान -6 मिलता है। इस प्रकार से हमें x का मान -6 मिलेगा। तो इस प्रकार हमें x के दो मान मिले, -6 और 22। तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग में व्यक्त करने की विधि।
इसके बाद अल्टीमेटली हम लोग आते हैं श्रीधर आचार्य फार्मूला की सहायता से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपके प्रश्न में ये ना कहा गया कि कौन से विधि से हल करना है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप लोग श्रीधर आचार्य फार्मूला का ही उपयोग करें। क्वेश्चन माध्यमिक के क्वेश्चन में भी श्रीधर आचार्य सूत्र का उपयोग करके समाधान करने के लिए प्रश्न में बार बार दिया जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से सीख लेना। श्रीधर आचार्य फार्मूला कैसे यूज करना है आपको। तो अब हम देखेंगे श्रीधर आचार्य। तो कंपेयरिंग इक्वेशन जो दिया गया है क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 32 132 ये इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें प्रश्न से मिला है, यानी प्रश्न को हल करने पर ये इक्वेशन हमें मिला है। तो विथ इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर करने पर हमें मिलता है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 16 और सी इक्वल टू माइनस 132 बाय श्रीधर आचार्य फार्मूला। यानी श्रीधर आचार्य के सूत्र से हमें क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3132 को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर माइनस 16, c बराबर माइनस 132 ऐसा लिखना होगा। तो x का मान हम लोग पुट अप करते हैं। अब b का मान, a का मान और c का मान इस सब में मान बैठा देते हैं। मान बैठाकर हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। मान बैठाते हुए हमें और इस तरह हल करते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अल्टीमेटली x इक्वल टू 16 प्लस माइनस x इक्वल टू 16 प्लस माइनस 28/2 मिलता है। आप यहाँ स्टेप को अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे हल किया गया है। एक एक करके स्टेप को अच्छी तरह से देखिए और उसी हिसाब से इसको। तो x का मान, तो एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो आइदर या तो हिंदी में लिखेंगे या तो x इक्वल टू 16 प्लस 28/2 यानी 44/2 यानी 22, अथवा x इक्वल टू 16 माइनस 28/2 यानी माइनस 12/2 इक्वल टू माइनस 6। तो इस प्रकार से हमने x का मान निकाला श्रीधर आचार्य के सूत्र की सहायता से। एक और एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, जिसमें निम्नलिखित समीकरणों के मूल यदि वास्तविक हो तो श्रीधर आचार्य सूत्र से हल करें। यह प्रश्न दिया गया है, ये आपके एक्सरसाइज बुक में, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में मिलेगा। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में क्या कहा गया है, ये इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि अगर इसका मूल, अगर इसका रूट अगर रियल हो, वास्तविक हो, तो इसको श्रीधर आचार्य सूत्र से हल करना है। ठीक है, यहाँ आपको मेथड मेंशन किया गया है, आपको श्रीधर आचार्य सूत्र से ही हल करना है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके रूट्स रियल है या नहीं है, वास्तविक है या नहीं। कैसे, निरूपक की सहायता से, डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से। पिछले क्लास में हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा है, पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेंट के मान के ऊपर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिए गए जो समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दोनों समीकरण का। दोनों समीकरण को तुलना करने पर हमको क्या मिलता है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 11 और c इक्वल टू माइनस 4। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, आप निरूपक निकालते हैं। क्या है निरूपक, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान निकालते हैं तो इसका मान आता है 169, जो कि ग्रेटर देन 0 है, जो कि शून्य से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट शून्य से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी दोनों मूल वास्तविक और असमान है। अब हम श्रीधर आचार्य की सहायता से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो इस प्रकार से हम a, b और c का मान पुट अप कर देते हैं इस प्रश्न में। तो हमें x का मान या तो 1/3 मिलता है या तो -4 मिलता है। अतः x इक्वल टू -4, 1/3।